नमस्ते डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज़ को बहुत इजी वे में समझाया है और मैं आपको एक विश्वास के साथ बात कहता हूँ कि अगर आपको ये सबक देखकर डर लगता था या यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे उनको पढ़ने में भी आपको डर लगता था, तो आज के बाद वो डर ख़त्म होने जा रहा है। या फिर मेरी जो ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, इसको आपको करने के बाद कभी भी इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 12वीं ही क्यों ना करके आए हों या आपने कोई मास्टर्स कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, आपके लिए यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी ईजी रहने वाली है। यहाँ पर हम आज की क्लास की बात करें तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की मुख्य विशेषता क्या है और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी थ्योरी की ज़रूरत क्यों रहती है स्टैटिस्टिक्स में, वो भी देखेंगे। साथ में डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दो भाग में बट जाती है, उसको भी देखेंगे। इकोनोमेट्रिक्स की मेथडोलॉजी की बात करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे, स्टोकेस्टिक्स टर्म की बात करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करेंगे। तो ये इन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी आज की क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आपका जो थ्योरीज है इकोनॉमिक्स में, यानी कि जो हमारा थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। थ्योरीज तो हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, हमारे इतने अच्छे ट्यूटर हैं वो भी करवा रहे हैं। हमारे लिए नेट में भी 90% थ्योरीज ही आती है, तो वहाँ पर भी हम थ्योरीज को ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अप्लाइड पोर्शन इकोनॉमिक्स का, यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि रियल में जो इकोनॉमिक्स की सेंस देते हैं वो यही चीज़ें देती हैं, क्योंकि यहाँ से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, ना कि आपका थ्योरीज पढ़ने से। तो मैं बार बार एम्फेसाइज यहीं इसलिए करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं शुरू किया कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। मैंने शुरू में ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत कम ट्यूटर्स इतनी अच्छी तरह से आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स को करवाते मिल रहे हैं। मुझे कहीं पर कोई इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिला। थ्योरीज तो हमको हर एक चैनल पर भी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि हाँ, नेट में हमारा 90% प्रोपोर्शन कहाँ से आता है, थ्योरी से आता है, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए 90% जो ज़रूरी है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो और आपकी लाइफ में इस चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करना, इकोनॉमिक्स की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के नेचर में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द कलेक्शन। आपको डाटा का कलेक्शन कैसे करना है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, किस तरह से टेबल बनानी है आपने, किस तरह से बार बनाने हैं, उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसके अंदर ट्रेंड को कैसे देखना है, ठीक है ना, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है न्यूमेरिकल डाटा का। ये सब हमको टैक्टिक्स कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स बताएगा। देखिए दोस्तों, जो ये स्टैटिस्टिक्स है वैसे तो बहुत ज़्यादा एरिया है इसका, लेकिन हमको स्टैटिस्टिक्स का वही पोर्शन पढ़ना है जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स में काम आएगा, हमारे यानी कि इकोनॉमिक्स में काम आएगा। हमको दूसरे सब्जेक्ट्स का जो एरिया है, जो टैक्टिक्स है, वो नहीं पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स में से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का आज हर एक फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, चाहे बिजनेस हो, चाहे सोशल साइंस की दूसरी ब्रांचेज हों, साइंस में भी आपका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ वही चीज़ें रखनी है जो हमारे काम की है। अब ये चीज़ें करने के बाद हमको मिलेगा क्या? हमको इन्फ्रेंस मिलेगी, यानी कि नॉलेज मिलेगी। हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे किस टाइम पे, जब हमको किसी चीज़ के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट ना हो, यानी कि हमारे पास पूर्ण जानकारी ना हो, अनसर्टेनिटी हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बिजनेस में हो, अदर सोशल एंड फिजिकल साइंसेज में हो, ठीक है। तो आपका स्टैटिस्टिक्स इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। और अगर मैं इसके साथ प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्यों पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरीज का यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जब हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्शन करते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ना पड़ता है। अब जैसे कि हमारे पास ये पता है कि कंजम्पशन, एक तो हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और YD होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको पता है। इसके साथ अगर हम U जोड़ दें, ये होता है हमारे पास
रैंडम एरर टर्म, जिसको हम स्टोकेस्टिक टर्म भी बोलते हैं, ये हमको क्या दिखाता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको प्रोबेबिलिटीज़ की भी कुछ थ्योरीज, कुछ इम्प्लीकेशन का पता होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको और ज़्यादा डिटेल तरीके से बताऊंगा, जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज करो कि इंडिया में हमने 1000 फैमिलीज़ का डाटा लिया, ठीक है, ओके, जिनकी इनकम है 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें हमने पाया कि ये 1000 फैमिलीज 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये तो कंज्यूम करती हैं और 2,000 रुपये सेव करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, क्योंकि हमने वहाँ से एक सैंपल लिया है। तो इसने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि नहीं कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो ये डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या हो गई है, स्टैटिस्टिक्स हो गई है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स शुरू में थी, जब स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू किया था। बाद में जो इसकी दूसरी ब्रांच है, यानी कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो डेवलप हो गई। उसका डेवलप होने का कारण ये था कि जो हम सैंपल ले रहे हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से, है ना, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने किन्हीं 10 को चुनना है, यानी कि किन्हीं 5 को चुनना है। तो हम वो किन को चुने, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों। तो उस टेक्निक को बताएगी कौन, कि वो 10 कौन से होंगे, वो 10 कौन से होंगे जो हमको ट्रूली बताएंगे कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर ये हमारी स्टडीज़ काम करेंगी। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, एक दूसरे के कह लीजिएगा आप ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपका इस तरह से डेवलप हुई। ठीक है, डिटेल में करेंगे हम आने वाली वीडियो में, नो डाउट। ठीक है, तो ये बात हुई। और इसके साथ अगर मैं आपके किस चीज़ की बात करूँ, इकोनोमेट्रिक्स की बात करें, तो इकोनोमेट्रिक्स में आपका सबसे पहले मेथडोलॉजी की बात करते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूँगा। इकोनोमेट्रिक्स की जो मेथडोलॉजी है ना, ये पूरी की पूरी मेथडोलॉजी आपके और हमारे लिए इकोनोमेट्रिक्स के पढ़ने का आधार है। ठीक है ना, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो इकोनोमेट्रिक्स फोरकास्टिंग करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि पढ़ी जाती है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हमको डिसीजन लेने होते हैं, उन चीज़ को देखने के लिए की जाती है। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमिक थ्योरीज की, यानी कि हाइपोथेसिस की, यानी कि इन्फरेंसेस की। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरीज पढ़ा, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट, हमको इसकी मॉडलिंग करनी आनी चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि उसके बाद जब हम स्टैटिस्टिक्स को लाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स तो न्यूमेरिकल डाटा पे लागू होगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स में अगर चीज़ों को हम थ्योरीज को कन्वर्ट कर लेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो क्या होती है देखिएगा। सपोज करो कि कंजम्पशन क्या होती है हमारी, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, प्लस आपका ये कह लीजिए कि इनकम हो गया ये आपका, और माइनस प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि कंजम्पशन ऑफ एक्स है ये, तो प्राइस के साथ नेगेटिव हो गया ना, प्लस और प्राइस ऑफ वाई, यानी कि इसके साथ इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके साथ। ठीक है, उसका हो गया, या इसको छोड़ ही दो, आपको ये रिलेशनशिप करना है। तो इसके साथ मैंने यू जोड़ दिया। यू क्या जोड़ दिया, ये हमारे पास मैथमेटिकल था, और ये हमने यू जोड़ दिया कि इतना एरर हो सकता है वहाँ पर। क्यों, देखिएगा, इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक टर्म, स्टोकेस्टिक। ठीक है, स्टोकेस्टिक का मतलब ये होता है कि रियल लाइफ में, हाँ, हमको ये तो पता चल गया कि 1000 लोग तो 10,000 में से इस तरह से खर्च करते हैं और इस तरह से बचाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सेम इकोनॉमिक सर्कमस्टांस होने के बावजूद भी आपका हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर 9,000 खर्च कर दे। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर 5,000 ही खर्च करे। तो वो एरर क्या, वो एरर ही हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए हमको स्टोकेस्टिक टर्म को लॉन्च करना पड़ता है। तो ये तो था हमारा मैथमेटिकल मॉडल सिंपली, और ये बन गया हमारे लिए इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल, यानी कि स्टोकेस्टिक मॉडल। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी,
स्टोकेस्टिक मॉडल की। तो सबसे पहला जो मेथडोलॉजी में पॉइंट है वो देखिएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल और न्यूमेरिक मेंटेन्ड हाइपोथेसिस इन द एक्सप्लिसिट स्टोकेस्टिक इक्वेशन फॉर्म। देखिए स्टोकेस्टिक इक्वेशन फॉर्म में हमने क्या कर लिया है, बना लिया कि नहीं बना लिया, ये यू जोड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास टुगेदर विद द प्रायर थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन, किसके साथ, प्रायर थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन कि हमारे पास ऐसा होता है, या फिर आपके पास इनकम के साथ कंजम्पशन का पॉजिटिव और प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। प्रायर नॉलेज ही तो है ये, ठीक है। अबाउट द साइन एंड साइज ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर कौन से हैं हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे जो पैरामीटर हैं वो है हमारे सी नोट और ये प्राइस, ठीक है। प्राइस के आगे अगर मैं यहाँ पर कोई लिख दूँ बी, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं। तो इनके साइज और इनका पूरे का पूरा साइन कौन डिटरमाइन करेगा, हमारी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रायर नॉलेज, यानी कि हमारी थ्योरी जो हमने पढ़ी हैं वो, ठीक है जी। ओके, अब दूसरी बात, कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए यहाँ पर आ गया इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पर तो था हमारा मैथमेटिक्स और हमारी क्या थी, प्रायर नॉलेज यानी कि थ्योरी। तो दोनों चीज़ कवर हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन दी वेरिएबल। वेरिएबल कौन से, इनकम का डाटा आपके पास होना चाहिए, कंजम्पशन का डाटा होना चाहिए, प्राइस का डाटा होना चाहिए। तो इन सारे वेरिएबल का डाटा आपके पास होना चाहिए ऑफ द मॉडल। एंड एस्टिमेशन ऑफ द कोफिशेंट, कोफिशेंट वही है, ठीक है, ऑफ द फंक्शन विद अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक टेक्निक्स। इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स कौन सी हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द एस्टिमेटेड, तीसरे नंबर पे क्या करना है हमने, इवैल्यूएशन करना है एस्टिमेटेड कोफिशेंट। जो हम यहाँ पर ये एस्टिमेटेड कोफिशेंट निकालेंगे, इनका हमने इवैल्यूएशन करना है कि हम कितना यहाँ पर ठीक तरह से चीज़ों को पढ़ पाए हैं, या कितना अच्छी तरह से हम मॉडलिंग कर पाए हैं चीज़ों की, ठीक है, ऑफ द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एंड द इकोनोमेट्रिक्स क्राइटेरिया। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाए जाते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में मेथोडोलॉजी कहलाई जाती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठीक बात है, अदरवाइज आपको इन तीनों पॉइंट का मतलब आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का क्यों ज़रूरत पड़ी हमको, जैसे कि मैंने बताया स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है एरर की, इसीलिए प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स की बात करूँ तो इकोनोमेट्रिक्स में हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए किसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज़ की, मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए, फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के लिए या फ्यूचर में रिजल्ट्स निकालने के लिए। ओके, आई थिंक आपको ये सारी बातें मेरी कुछ समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों को नहीं आ रही हैं डोंट वरी, आने वाली वीडियो में जब हम इन सारी की सारी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी है मेरे से तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और मेरे नंबर पर भी आप मुझे कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक गाइज।